नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो जिसमें सबसे पहली प्रमुख खबर है दिल्ली से जुड़ी, जहां पर अब तारीख तय हो चुकी है। लेकिन इस तारीख तय होने के बाद में किसकी विजय होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जनता को लुभाने में कर रहे हैं। तमाम वायदे इस वक्त किए जा रहे हैं, रहेगी इस पर नजर। इसके साथ ही दूसरी खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पर ट्रंप का एजेंडा इस वक्त सामने आ चुका है। क्योंकि अभी तक वो राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने नहीं ली है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं एजेंडा उनका सामने आ गया। और इस एजेंडे को देखने के बाद में पनामा आखिर क्यों भड़का है वो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है वायरस से जुड़ी। जी हां, HMPV वायरस जो है मुंबई में अब पहला संदिग्ध केस इसका सामने आया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है भारत में कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रहेगी इन तीनों खबरों पर नजर और इसी के साथ कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया है। और साथ ही 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में 36 सीटों के इस जादुई आंकड़े को पार करने में कौन सी पार्टी कितनी कामयाब होगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में सर्दी के साथ साथ सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होते हुए पोस्टर वार कर रही हैं। और अब ये लड़ाई पोस्टर वार के साथ साथ सॉन्ग वार पर भी आ चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान रेवड़ी कल्चर पर सख्त रवैया अपनाते हुए तंज कसा है। क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वहीं बीते कल की अगर हम बात करें तो चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो तमाम चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए उनका भी जवाब दिया। वो सवाल जवाब भी आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले सबसे पहले आपको बता दें कि तारीखों की घोषणा के साथ ही दिल्ली में नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जुबानी जंग, फिर करेंगे इस पर चर्चा। एक दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। तो तमाम वायदे और दावे इस वक्त किए जा रहे सत्ता में आने के लिए, लेकिन उससे पहले साथ ही सॉन्ग वार भी जारी है, पोस्टर वार भी जारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पोस्टर वार का सिलसिला ये लगातार चल रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इस वक्त जारी किए गए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से पोस्टर वार जारी किए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप मतलब आपदा, साथ ही दिल्ली का लूट रहे, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जब पोस्टर वार जारी किए गए तो उसमें फिर लाएंगे केजरीवाल का जिक्र इस वक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये पोस्टर वार इस वक्त राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जारी है। लेकिन ये वार
सिर्फ पोस्टर वार पर नहीं रुकता है, ये आगे और बढ़ता है और उसके बाद में आता है सॉन्ग वार, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से इस वक्त कहीं ना कहीं सॉन्ग वार भी जारी किया गया है। दोनों की तरफ से गानों को लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गानों की तस्वीरें हैं, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है और दूसरी जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जारी किया गया उस पर ये बात कही गई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सॉन्ग वार इस वक्त लगातार जारी है दोनों की तरफ से ही। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी अपने इस गाने के जरिए करती हुई नजर आती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा चाहिए, ये बात कही जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन वहीं दिल्ली के और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। हालांकि ये चौथी बार आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो खैर जनता के हाथ में है, क्योंकि 5 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद आएंगे 8 तारीख को नतीजे, जिस पर हम सभी की नजर है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सियासी पारा दिल्ली का इस वक्त लगातार चढ़ा हुआ है। और ऐसे में बीते कल की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही सबसे पहले बात की गई जो राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगाए गए। क्या कुछ रहे वो आरोप, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद में आपको बताएंगे कि क्या जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो कुल मिलाकर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के ये 5 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप था कि वोटर का नाम काटे गए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप जो कि हर बार लगता है और हम देखते हैं कि इसका जवाब हर बार दिया जाता है। तीसरा आरोप, शाम 5 बजे के बाद में वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ता है, ये आरोप लगाया गया था। ये सवाल खड़े किए गए थे चुनाव आयोग के ऊपर। पोलिंग बूथ की डिटेल रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती, जिसका जवाब भी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देते हुए नजर आए। साथ ही एक सवाल और था कि चुनाव के दौरान पैसों की जांच में भेदभाव किया गया है और इसका जवाब भी चुनाव आयुक्त देते हुए नजर आए हैं। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि किस सवाल पर क्या जवाब चुनाव आयुक्त की तरफ से दिया गया है। डिलीशन पर्सनल हियरिंग के बगैर नहीं होती है, ये बात कही गई है चुनाव आयुक्त की तरफ से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई तारीखों का ऐलान किया गया उससे पहले उन्होंने इन तमाम आरोपों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2% से ज्यादा पोलिंग बूथ पर होता है तो इसका चेक किया जाएगा। साथ ही बीएलओ द्वारा नाम इधर उधर हो गए हैं तो करेक्शन करने का मौका वोटर को दिया जाता है। इसके साथ ही ईवीएम में हैक को लेकर के जब ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वायरस और बग का कोई सवाल ही नहीं उठता है ईवीएम में गड़बड़ी का। हालांकि ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल आज के नहीं है, बहुत पहले से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते आए हैं। तमाम राजनीतिक दल ईवीएम पर आरोप लगाते रहे हार के बाद में। वायरस और बग का कोई सवाल नहीं होता है, ये बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इसके साथ ही अगर अगले सवाल की ओर रुख करें तो शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ा, इसका जवाब देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि शाम 6 बजे कुल मतदान बताना नामुमकिन है और इसलिए फॉर्म 17C भी धीरे धीरे रात तक अपडेट हो जाता है और इसीलिए वो मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। ये बात इस वक्त की गई। अगले दिन स्क्रूटनी करते हैं और परसेंटेज रिवाइज करते हैं, रिवाइज की जाती है परसेंटेज और उसके बाद में परसेंटेज बताई जाती है। साथ ही जो बूथ की डिटेल है वो भी आपको बता दें कि पोलिंग बूथ की डिटेल रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती, ये आरोप लगाया गया चुनाव आयोग के ऊपर, जिसका जवाब उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं। पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर हम देंगे तो उससे कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं और ऐसे में वोटर की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। ये बात राजीव कुमार की तरफ से की गई और इसीलिए जो पोलिंग बूथ पर रिकॉर्डिंग की जाती है वो राजनीतिक पार्टियों को नहीं दी जा सकती। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हमारे लिए है, किसी और को देने के लिए नहीं है, ये बात साफ तौर पर राजीव कुमार की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही अगर अगले उस सवाल पे आते हैं तो ये बात कही गई कि चुनाव के दौरान पैसों की जांच करने में भेदभाव किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि पैसों की जांच करने में भेदभाव नहीं किया जाता, सभी की जांच की जाती है पूरी तरीके से। तमाम जो राजनीतिक दल है उनको बिना भेदभाव के पूरी जांच की जाती है। पैसों की जांच करने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये तमाम जो सवाल जवाब का सिलसिला कल हमें देखने को मिला, जो आरोप लगे। लेकिन इसके साथ ही अगर बीते कल की ही बात करें तो दिल्ली के अंदर इस वक्त चुनावी वादे तो चल ही रहे हैं, लेकिन फ्रीबीज जो रेवड़ियां बांटी जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर आया। दरअसल फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और एक तंज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कसा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि
वैसे तो सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फ्री की रेवड़ी देने के लिए बहुत सारा पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को खरी खरी सुनाई है फ्री बीज को लेकर के, जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, चुनावों में जो तमाम वादे कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेवड़ियां बांटी जाती हैं, लेकिन लोग जो पेंशन है, जजों की पेंशन नहीं दी जा रही, सैलरी लेट आती है, जजों के वेतन पेंशन पर बहाने बनाते हैं। जो काम नहीं करते उनके लिए राज्यों के पास पैसा है, जो लोग काम नहीं करते उनको फ्री बीज दी जाती है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये बड़ी टिप्पणी की है फ्री बीज को लेकर, फ्री की रेवड़ियों को लेकर। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की याचिका थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी टिप्पणी दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमरेंद्र, बीते कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए तो कई सारे मुद्दों पर सवाल जवाब तो चले ही, लेकिन साथ ही तारीखों का भी ऐलान हो गया और तारीखों के ऐलान के बाद छिड़ चुकी है अब जुबानी जंग दिल्ली के अंदर राजनीतिक दलों के बीच में। बिल्कुल कृतिका, अगर जिस तरह से देखें कि दिल्ली में लगातार मौसम का तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है और सर्द बढ़ रही है, इस तरह से कल के चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनावी पारा भी खासा अहम हो गया है और ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक ली है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली का दंगल हमेशा से ही त्रिकोणीय मुकाबले को देखा गया है। अगर हम बात करें 1993 से पहले की, तो देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक पार्टी थी जनता दल, इनके बीच में अहम मुकाबला होता था। और 2013 में दिल्ली की राजनीति का पूरा परिवेश बदल गया जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई और पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उसका जो वोट फीसद था वो लगभग 42% था। और यही वोट बैंक की लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है। अगर आप देखें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं और लगातार अगर 3 लोकसभा के चुनाव को देखें तो दिल्ली में लगभग 54.5% बीजेपी वोट हासिल करती है और दिल्ली की 7 की 7 सीट अपनी झोली में ले लेती है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो दिल्ली के यही जो वोटर हैं 10 में से जो 4 हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, यानी कि वोट फीसद जो है खिसक कर जो बीजेपी का है वो 38 पे विधानसभा में पहुंच जाता है और जो आम आदमी पार्टी का जो वोट फीसद है वो 54.5 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि जो लोकसभा में बीजेपी का वोट फीसद था वो आम आदमी का पहुंच जाता है। ऐसे में जो इस बार का मुकाबला है वो इसलिए भी दिलचस्प माना जा सकता है कृतिका, क्योंकि जो कांग्रेस है अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन और कांग्रेस का जो इस वक्त का वोट बैंक है, जो वोट फीसद है वो 3.5% है, यानी कि कांग्रेस का अगर वोट फीसद बढ़ता है और यहां से 10 या 15% तक अगर पहुंच जाता है और उधर जब भारतीय जनता पार्टी 10% बढ़ा लेगी यानी कि 38 से 48 तक और आम आदमी पार्टी 53.5 से अगर 10% नीचे आती है तो 46-47%, तब मुकाबला बहुत कड़ा देखा जा सकता है। और इस बार का मुकाबला इसलिए भी कड़ा माना जा सकता है क्योंकि देखिए आप जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में है और जो आम आदमी पार्टी की नाकामियों, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके सत्ता में आई है और आज भ्रष्टाचार के बहुत सारे दाग आम आदमी पार्टी पर है, उनके बिल्कुल कहीं ना कहीं आरोप उनके ऊपर दाग है, तो ऐसे में कई सारे एक मुकाबला बड़ा देखा जा सकता है और कांग्रेस भी इस वक्त हल्के में नहीं इस चुनाव को ले रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी। लेकिन फिलहाल अमरेंद्र इस पर भी नजर लगातार हम सभी की बनी हुई है क्योंकि पिछली 2 बार से अगर हम देखें तो कांग्रेस का खाता तक दिल्ली के अंदर नहीं खुला है, तो क्या कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने में भी कामयाब होगी या नहीं, इस पर नजर फिलहाल आप लगातार बना के रखिए और जो भी ताजा अपडेट होगी हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे नहीं है। 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। सत्ता संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप हमास, इजराइल, रूस, यूक्रेन में चल रहे युद्धों से लेकर के अब प्रवासियों से जुड़े तमाम मुद्दों पर, सेना में ट्रांसजेंडर की एंट्री समेत तमाम मुद्दों पर क्या कदम उठाएंगे इस बारे में वो बता चुके हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेकर बतौर राष्ट्रपति अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बकायदा कई सारी घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं। ट्रंप ने अमेरिका और दुनिया से जुड़े कई अहम मामलों पर अपना एजेंडा साफ कर दिया और ट्रंप ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि अभी उनके साथ चर्चा चल रही है, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करने की भी संभावना से इनकार नहीं किया।
ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोनों पर अमेरिकी नियंत्रण महत्वपूर्ण है। और ट्रंप के इस बयान के बाद में अब काफी हलचल पैदा हो चुकी है। आखिर पनामा नहर और ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है, ग्राफिक्स के जरिए वो बताएंगे, लेकिन साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, अनिल थॉमस, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कई सारे मामलों के बीच में अब कनाडा का मामला भी सामने आ रहा है, साथ ही पनामा नहर का और ग्रीनलैंड का मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं कड़ा रुख इस वक्त देखने को मिला है और सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एजेंडा साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल, मेरे हिसाब से कृतिका ये कोशिश ज़रूर है, जिसे कहते हैं अगर बॉक्सिंग से अगर या फिर खेल से एक एग्जाम्पल को कोट करें मोहम्मद अली की, कि बड़ी बड़ी बातें करो और दबाव में ज़्यादातर विपक्षी या फिर विपक्षी खिलाड़ी पर दबाव डालो। मेरे हिसाब से ट्रंप भी वही नीति अपनाते हुए मारा-लागो, जहाँ से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया को संबोधित किया और जिस तरह से उन्होंने बातें की है, ये ज़रूर दबाव डालता है उन देशों पर जो देशों का जिक्र यहाँ हुआ है। ये तीनों ही देश जिनकी बात हो रही है, तीनों वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और वॉशिंगटन के दायरे में आती है। मेरे हिसाब से ये साफ संकेत है और ये ट्रंप एक तीर से दो शिकार यहाँ मार रहे हैं। पहली बात, ट्रंप ने इन तीनों देशों को एक तरह से चेतावनी दे दी कि हमारी इच्छा है, हम ये करना चाहते हैं और हमें ये चाहिए। दूसरी तरफ रूस और चीन को उन्होंने आंख दिखाया है एक बार फिर राष्ट्रपति बनने से पहले। अभी लगभग 12 दिन दूर है वो राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, लेकिन उसके पहले एक बार फिर एक मैसेजिंग जिसे कहता है जियोपॉलिटिक्स में या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक तरह से जो मैसेजिंग होती है, उस मैसेजिंग को एक बार फिर दोहरा रहे हैं ट्रंप। और मैं कहूँगा ट्रंप को ये जो बातें उन्होंने की है, इस पर एक तरह से अमली जामा या फिर इसे लॉजिकल कंक्लूजन ले जाने में काफ़ी मुशक्कत, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखें तीनों ही देशों से जिस तरह की रिएक्शंस आए हैं, बड़ा इमीडिएट रिएक्शन है। कनाडा एक तरफ खुद अंदरूनी जद्दोजहद करता हुआ वहाँ की राजनीतिक जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, इसके बावजूद जिस तरह से रिएक्शन तीनों ही राज्यों ने और देशों ने किया, मेरे हिसाब से काफ़ी चौंकाने वाला है। और ट्रंप को बड़ी बात ट्रंप ने जरूर की है, लेकिन बड़ी बात को चेतावनी के रूप में देखना होगा और मेरे हिसाब से इसका रैमिफिकेशन या फिर इसका असर पूरे दुनिया में हमें देखने को मिलेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि अब इसके ये जो बयान दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि चीन में तबाही मचा रहे कोरोना जैसे HMPV के भारत में अब कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर मामले 1 साल से कम उम्र के बच्चों में हैं। फिलहाल भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भी इस वायरस को लेकर काफी अलर्ट मोड पर हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब इस वायरस से अधिकतर लक्षण जो है वो कोरोना जैसे ही हैं और ये फैलता भी कोविड की तरह ही है। HMPV के साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में भी ये बदल सकता है। और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की मौत का कारण भी बन जाती है। ये वायरस एक से दूसरे बच्चे में तेजी से फैल रहा है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो HMP वायरस के संपर्क में आने के बाद ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। चीन में बढ़ते मामलों को देख करके भारत सरकार इसको लेकर पहले ही सतर्क हो चुकी है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV वायरस की समीक्षा करने के बाद राज्यों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र से इसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र में एक संदिग्ध मामला इससे जुड़ा हुआ है इस वक्त सामने आया। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में HMPV के 2 मामले अभी तक सामने आए हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में HMPV के जो 2 मामले सामने हैं उस पर कहा जा रहा है कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अलर्ट मोड पर है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कदम उठाए गए और सभी राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर डाला गया। स्वास्थ्य मंत्री हसन मुश्रीफ की तरफ से ये बयान आ गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी स्थिति होगी तो उससे निपटने के लिए तैयारियां की जा चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर सभी अस्पताल अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो अस्पताल हैं वो इस वक्त हैं अलर्ट मोड पर। साथ ही प्रसार रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा, ये बात स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कही जा रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नितेंद्र, अगर हम देखें तो सबसे पहले कर्नाटक में मामले सामने आए और अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है।
देखिए कृतिका, इसमें नंबर पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह इसको लिया जा रहा है और ये 2001 से ही भारत सहित बाकी दुनिया के देशों में है, तो बहुत भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूकता में यह है कि अगर संक्रमण होता है किसी को तो उससे बचाव कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हाथ साबुन से धोते रहें, अगर आप छींकते हैं तो उसमें कम से कम रुमाल रखें, और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में न आए। ये सब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत ही सर्ज जो है बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए केस आने की कोई संभावना नहीं दिख रही, अभी तक कोई ये ट्रेंड नहीं देखा गया है, और सिर्फ इस मौसम में ही ये बीमारी है और एकदम नॉर्मल की तरह इसको ट्रीट करने की जरूरत है। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ में शिशिर हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। शिशिर, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय को अलर्ट मोड पर इस वक्त रखा गया है। बिल्कुल, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कई बातें जो है स्पष्ट की है, खासतौर पर इस वायरस को लेकर महाराष्ट्र में। चूंकि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2 जो है सस्पेक्टेड पेशेंट्स पाए गए। हालांकि इन दोनों जो है वो नागपुर से है, एक की जो उम्र है 14 साल और एक की 7 साल है। हालांकि इन दोनों को जो है इस वक्त डिस्चार्ज दे दिया गया अपनी तरफ से। हालांकि संबंधित जो पेशेंट्स उनके बारे में जानकारी दी गई कि दोनों भी पेशेंट्स जो है रिकवर हो गए और उन दोनों को डिस्चार्ज दे दिया है। लेकिन हालांकि दोनों के सैंपल्स लिए गए थे और सैंपल्स जो है टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि सस्पेक्टेड पेशेंट हो सकते हैं, इस प्रकार का बयान जो है नागपुर के कलेक्टर ने भी दिया, और कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इसके बारे में जो है पूरी जानकारी उस वक्त ले रहे हैं, और लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह से नागपुर सजग है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही जो है जो सभी कलेक्टर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के एक मीटिंग भी की थी, और सभी को निर्देश दिए कि प्रचुर मात्रा में जो दवाइयां है वो भी जो अस्पताल में बनाए रखे, और साथ ही साथ जरूरत पड़े तो आइसोलेशन का भी इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार से जो है जो जिला कलेक्टर और साथ ही साथ जो जिला डॉक्टर्स हैं उनको भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। जी, यानी कुल मिलाकर अधिकारियों को इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है, अस्पताल प्रशासन को पूरा अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र और शिशिर, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।